किसी नगर में सुंदरलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। उस व्यापारी के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र भी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थे। वह हमेशा अपने पिता का आदर और सत्कार किया करते थे। उम्र ढलने के साथ साथ अब व्यापारी बुढ़ा हो चला था। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे बेटों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की और सफल भी रहा। अब मेरी संपत्ति में तुम तीनों का बराबर का हक है। मैंने तीनों के लिए बेशकीमती हीरे खरीदे थे जिनकी कीमत अब हमारी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। हमारे पास जो भी संपत्ति है बेटा, वह एक तरफ और यह तीनों हीरे एक तरफ। तुम तीनों भाई एक एक हीरे आपस में बांट लेना, ठीक है? तब छोटा लड़का बोला, पिताजी, परंतु वह हीरे कहाँ पर रखे हुए हैं? बेटा, वह हीरे अंदर वाली अलमारी में एक डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। बेटा, एक बात ध्यान से सुनो। इन हीरों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना, लेकिन तब तक इस बात को भूलकर एक साथ रहकर सामान्य जीवन ही जीना। ध्यान रहे बेटा, लालच बिल्कुल भी मत करना, मेरे बच्चों, बिल्कुल भी मत करना। इतना कहने के फौरन बाद ही सुंदरलाल की मृत्यु हो गई। तीनों बेटों ने मिलकर सुंदरलाल का दाह संस्कार किया। फिर इसके बाद तीनों मिलकर इकट्ठे फैसला करने लगे। सबसे बड़ा भाई रतन बोला, मुझे लगता है हम सबको साथ रहकर पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन तीनों हीरो को उसी अलमारी में छिपा कर रखा हुआ है। यदि भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या आप दोनों को इससे कोई परेशानी है? तब दूसरा बोला, नहीं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना सबसे उचित है। आप जो बोल रहे हैं वही होगा। फिर इसके बाद वह तीनों मिलकर अपने पिता के व्यवसाय को साथ मिलकर आगे चलाने लगे और खुशी से रहने भी लगे। परंतु एक दिन सबसे बड़ा भाई चेतन चिंतित अवस्था में घर आया। उसे परेशान देखकर दूसरा भाई रतन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुसीबत आ गई है भाई, हमारा माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अगर हमें कच्चा माल खरीदना है तो अब काफी पैसों की जरूरत होगी। भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? चेतन ने भैया से विनती करते हुए कहा, ऐसी मुश्किल के लिए ही तो हमारे पास पिताजी ने हीरे रखे हुए हैं ना। हम उन्हें अपने निवेश के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोचते हो रोहन? हाँ भैया, हम उन हीरो का उपयोग करेंगे, बस हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तब रतन बोला, ठीक है भाई, यदि तुम दोनों कह रहे हो तो रुको, मैं अभी उन हीरो को लेकर आता हूँ। चेतन अलमारी से हीरे का डिब्बा निकाल कर ले आया और फिर अपने भाइयों के सामने ही उसने डिब्बे को खोला। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसमें सिर्फ 2 ही हीरे थे। यह देखकर सभी भाई हैरान हो गए। तब रतन बोला, हम तीनों के अलावा किसी को भी हीरो के बारे में पता नहीं था। भैया, क्या आप हम दोनों पर शक कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि हम में से चूक कहाँ पर हुई है। आखिर में चोर हम तीनों में से एक ही है, लेकिन हम एक दूसरे को दोषी भी ठहरा नहीं सकते हैं। तब छोटा बोला, लेकिन हाँ भैया, इस समस्या को सुलझाकर जरूर एक उपाय निकाला जा सकता है। कहिए तो मेरे पास एक उपाय है।
कैसा उपाय रोहन? भैया सुनो, हम में से जिसने भी हीरा लिया है वह हो सकता है कि गलती से ले लिया हो। वह अभी तो नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन का समय लेते हैं। जिनके भी पास हीरा है या जिसने भी हीरा लिया है वह कल सुबह तक इसी डिब्बे में वापस रख दे तो ठीक है। लेकिन अगर हम तीनों में से हीरा किसी ने नहीं लिया होगा तो हम सब क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम राजा के पास जाएंगे। तो हम कल का इंतजार करते हैं। अगर हीरा नहीं मिला तो हम सब लोग राजा के पास जाएंगे और तुम सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ। तीनों भाइयों को अब भी उम्मीद थी कि तीसरा हीरा जरूर मिल जाएगा। वह सभी हीरे की मिलने की उम्मीद रखते हुए जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। अगले दिन चेतन ने जाकर डिब्बे को खोलकर देखा, परंतु उस डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे थे और तीसरा उसमें रखा हुआ नहीं था। तब उसने कहा, अरे इसमें तो अभी भी सिर्फ 2 ही हीरे हैं। यानी गुनहगार अपना गुनाह कबूल करने से कतरा रहा है। अब हमें क्या करना है भैया? अब हमें राजा के पास चलना ही पड़ेगा और हम जाएंगे, उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। ठीक है भाइयों, तो चलो राजा के पास। तीनों भाइयों को एक दूसरे पर संदेह था, लेकिन उन्होंने अपने संदेह को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया। वह लोग राजा के दरबार की तरफ निकल पड़े और राजा के सामने बेबस होकर उन्होंने अपने हीरे के गुम हो जाने की समस्या रख दी। राजा उग्रसेन ने उन लोगों से कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप तीनों सगे भाई हो और आप तीनों के अलावा और कोई भी नहीं जानता था और न ही रहता था। यह एक बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति है। मुझे जांच के लिए अब थोड़ा समय चाहिए। जब मुझे दोषी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही फैसला सुनाऊंगा। ठीक है? धन्यवाद महाराज, हम आपके संदेश का इंतजार करेंगे। और वह तीनों रात दरबार से चले गए। राजा के मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मिला। इसीलिए कुछ सोचकर मंत्री ने राजा उग्रसेन से कहा, महाराज मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों में से अपराधी कौन है। मुझे तो वे तीनों ही निर्दोष लग रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर चोर कौन हो सकता है? क्या उनके घर में कोई बाहर से घुसा होगा? मंत्री जी, इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे आप अपनी राय बताइए। महाराज, मुझे उनके घर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर समझ पाऊंगा कि आखिर समस्या कैसे उत्पन्न हुई और असल में क्या हुआ था। हाँ बिल्कुल, आप उनके घर जाइए, इससे मुझे बहुत ही मदद मिलेगी। जाइए। आज्ञा महाराज, मैं अभी उनके घर जाता हूँ। और मंत्री जी उन तीनों भाइयों से मिलने के लिए उनके घर गए। मंत्री जी को घर में आया देखकर वह तीनों चौंक गए, लेकिन अपने आश्चर्य को छुपाते हुए और अपने आप को संभालते हुए उन्होंने मंत्री जी का स्वागत किया। कुछ देर के बाद सबसे बड़ा भाई चेतन ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी, आपके यहाँ पर अचानक आने का कारण क्या है? महाराज की आज्ञा से मैं आप तीनों से पूछताछ करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप तीनों मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं? बिल्कुल महोदय, आप आराम कर लीजिए, हम अभी भोजन का इंतजाम करते हैं। स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया गया और मंत्री जी ने खूब छपकर भोजन किया। उसके बाद तीनों भाई बड़े ही उत्साहित होकर
मंत्री जी से कहने लगे। फिर इसके बाद तीनों भाई उत्साहित होकर मंत्री जी से क्या कहेंगे सोचने लगे। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी जांच शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जब मंत्री जी ने कहा कि वह उन तीनों को एक एक कहानी सुनाएंगे, तो तीनों भाई बड़े ही हैरान हो गए। उन तीनों को मंत्री जी का इरादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह तो यहाँ पर समस्या की जांच करने वाले थे और अब वह कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। और फिर तीनों भाई बड़े ही ध्यान से कहानी सुनने लगे और मंत्री जी कहानी सुनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, श्रीधर नाम का एक राजा रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नैनिका था। वह गुरु विश्वामित्र से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अब वह विवाह के योग्य हो गई थी। किशन नाम उसके का पिता एक ने लड़का उसको रहता था। आश्रम भेजना बंद किशन कर के दिया माँ था। बाप बचपन में ही गुजर चुके नैनिका थे। अपनी उसकी शादी दादी की ने खबर ही बताने उसे के लिए लाड अपने प्यार गुरु से से पाल मिलने पोस कर गई बड़ा और किया था। कहने लगी, किशन का प्रणाम स्वभाव गुरुदेव, थोड़ा गुस्सैल इतने था। वर्षों तक पाठशाला आपने में मुझे उसने जो शिक्षा अपने दी, सहपाठियों के उसके लिए साथ मैं झगड़ा कर दिया आपकी था। आभारी हूँ। इसीलिए इस अध्यापक बक्से ने में कुछ उसे कपड़े पाठशाला और कुछ से कीमती निकाल दिया सामान था। है। इसे इस कारण गुरु से दक्षिणा किशन के की रूप पढ़ाई में आप भी स्वीकार बंद हो गई कीजिए थी। और किशन मुझे की दादी मेरे हर दिन आने सवेरे वाले और समय शाम के को लिए आशीर्वाद गांव के दीजिए। मंदिर की नैनिका सफाई इन सभी करती उपहारों थी। को वह वापस एक ले बोरा जाओ। अपने कंधों पर गुरुदेव ने लटका कहा, देती मैं थी इन्हें और स्वीकार नहीं गली में कर बिखरे सकता हूँ। हुए कूड़े वैसे करकट मेरी को एक उस इच्छा बोरे है, में डाल अगर देती तुम थी। वह इच्छा फिर पूरी वह कर कूड़ा सकती गांव हो के बाहर फेंकती थी। तभी मैं गांव तुम्हें के अपनी लोगों ने इच्छा उसके बताऊंगा। रहने के लिए गुरु की इच्छा गांव के पूरी एक कोने करना में सबसे झोपड़ी बड़ा की पुण्य का व्यवस्था काम कर दी होता है। थी। गुरुदेव वह बुढ़िया उसी झोपड़ी बताइए, में अपने मैं आपकी पोते इच्छा किशन कैसे के साथ पूरी कर रहती सकती थी। हूँ। तब फुर्सत गुरुदेव के बोले, समय वह तुम्हारा अपने विवाह पुराने होने के कपड़ों बाद को उसी रात और तकियों को तुम्हें बहुत से सिलने का गहनों काम से करती सज धज थी। कर अकेले किशन ही की दादी मेरे किशन आश्रम को आना कोई होगा। भी काम नहीं बताओ, करने देती क्या थी। तुम ऐसा इसी कर वजह सकती से हो? किशन एकदम नैनिका सुस्त को बन गया अपने था। गुरु की इच्छा सभी लोग सुनकर उसे बहुत ही नालायक आश्चर्य और हुआ, निकम्मा लेकिन कहते थे। उसने वचन जो दिया भी था, किशन को इसीलिए ऐसा वह कहता सहमत हो गई किशन उन और पर कहने टूट लगी, पड़ता गुरुजी, और मैं आपकी उनसे इच्छा झगड़ा को मोल सुनकर ले लेता था। थोड़ी सी उलझन ऐसे में पड़ समय गई पर उसकी हूँ, दादी उसे लेकिन फिर समझाती भी मैं और अपने उसे वचन शांत पर रहने कायम की रहूंगी सलाह और देती थी। आप जो कहेंगे दादी उसे मैं वही समझाती करूंगी। कि अब बेटा आप किशन, मुझे जाने इस की दुनिया का आज्ञा यही नियम दीजिए। है। नैनिका, तुम्हें अब कुछ तुम ना कुछ बुरा बिल्कुल जा भला सकती हो। कहते ही रहेंगे, नैनिका ने अपने परंतु तुम्हें गुरुदेव से लोगों से विदा ली उलझना और नहीं है। कुछ ही महीनों पर के बाद दादी, मैं उसकी कब तक शादी लोगों भी के ताने नालंदा सुनता के रहूंगा? राजा विजय मुझसे से हो तो गई। यह सब सहा नहीं शादी जाता की है। रात जब नैनिका कहता ने हुआ अपने किशन पति अपने से घर से बाहर अपने निकल गुरु की गया। इच्छा के दादी बारे को में अपने बताया। पोते के भविष्य उसकी की बातें चिंता सताने सुनकर लगी। उसके पति इसी ने दुख के नैनिका से कारण कहा, वह बीमार नैनिका, रहने लगी। गुरु किशन भगवान के अपनी समान दादी होते से बहुत ही हैं। प्रेम मुझे करता लगता था। है कि वह उनकी दिन रात इच्छा के बीमार पीछे दादी की सेवा कोई ना करने कोई में लग कारण गया। जरूर होगा। एक दिन दादी तुम जरूर की जाओ तबीयत और कुछ ज्यादा ही उनसे खराब मिलो। हो गई। नैनिका वह ने समझ अपने गई पति कि का किसी भी धन्यवाद क्षण मैं करते मर हुए कहा, जाऊंगी। उसने मैं अपने पोती आपके को जैसा पास पति बुलाकर पाकर कहा, धन्य हो गई, किशन, जो लोग एक तुम्हें पल भी निकम्मा कहते बिना कुछ हैं, सोचे समझे तुम्हारी और खिल्ली शंका उड़ाते किए हैं, मुझे परंतु तुम गुरुदेव से उन मिलने पर जाने नाराज देने मत के होना, लिए तैयार उनसे हो झगड़ा गई। मोल मैं मत जाकर लेना। अपने गुरुदेव इस से पूरी जरूर सृष्टि में मिलूंगी कुछ भी और बेकार नहीं उन्हें होता दिया है। हुआ वचन फिजूल भी कुछ मैं भी पूरा नहीं होता है। करूंगी। आज यही जो तुम्हें उनकी गुरु निकम्मा कर दक्षिणा रहा है। है, हो सकता नैनिका है ने खुद को यही गहनों लोग से कल सजाया तुम्हें और धोखे कहें। पति की आज्ञा भगवान लेकर तुम्हारी अपने रक्षा गुरु से करे। मिलने चली गई। इतना कहकर तभी बीच दादी रास्ते ने दम में तोड़ उसका दिया। सामना एक दादी के लुटेरे मर से हो जाने गया के बाद और गांव के उस लोग चोर उसे लुटेरे और ने कहा, ज्यादा अरे तुम सताने लगे। कौन हो निकम्मा और इतनी और रात बेकार को कहने लगे। यह गहनों से सज अयोग्य धज कर कहकर कहाँ उसे जा रही हो? ताने कहने बड़ी लगे। ही गाँव बहादुर हो वालों तुम, से तंग आकर लेकिन उसने तुम नहीं निर्णय कर जानती लिया हो
कि मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ और अपने सारे गहने जरूर चला जाऊँ, मेरे हवाले कर दूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चोर ने जब नैनिका को धमकी दी तो नैनिका ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगी, लेकिन अभी मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ, उसे पूरी कर लूँ, इसके बाद तुम मेरे गहने ले सकती हो, परंतु अभी के लिए मुझे जाने दो, वरना मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। नैनिका ने चोर को सारी बात बता दी और उससे जाने की विनती की। चोर यह देखकर चौंक गया कि इस लड़की ने अकेले यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई है। चोर ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा, अच्छा देखो, वैसे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु तुम भोली भाली लगती हो तो चलो ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वापस लौट कर आना ही है, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे रूप को भी जान से मार डालूंगा, समझी क्या? हाँ, मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी, मैं जरूर लौट कर आऊंगी, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। नैनिका अपने गुरु से मिलने पहुंची। नैनिका को देखकर उसका गुरु बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि नैनिका ने अपना वचन पूरा किया था। तब गुरुदेव बोले, बहुत अच्छे नैनिका, मुझे खुशी है कि तुमने अपना वचन पूरा किया, और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी खुशी है, मैंने आज तक तुम्हें जो शिक्षा दी है तुमने उसको बहुत ही अच्छे से सीखा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की, यह जानते हुए कि इस समय अंधेरे में आना खतरनाक है, फिर भी तुम आई, तुम बहुत ही बहादुर और विश्वासी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ पर बुलाया था, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। नैनिका ने खुशी अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने वादा किया था, वह चोर के पास वापस लौटकर आई। चोर उसकी वहीं पर राह देख रहा था। नैनिका की ईमानदारी को देखकर वह चौंक गया और नैनिका ने उससे कहा, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ, अब यह सारे गहने तुम्हारे हैं। चोर को अपने व्यवहार के लिए बड़ा ही पछतावा हुआ। उसने नैनिका के आत्मविश्वास और ईमानदारी को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिर बोला, सुनो, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी है। तुमने अपने वचन का पालन किया है और अपने गहने मुझे देने आई हो। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, अब मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा, बस मुझे मिल गया मेरा सबक, अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जाओ बेटी। इसके बाद नैनिका महल में लौट आई और उसने अपने पति को सब कुछ आकर बता दिया कि कैसे गुरु ने उसकी परीक्षा ली और उसके बाद वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगी। अब यह कहानी पूरी हो चुकी है। इस कहानी में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन है? इस तरह से मंत्री जी ने उन तीनों भाइयों के सामने एक सवाल रख दिया। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आदमी राजा विजय था, जिसने अपनी पत्नी को उसके गुरु से मिलने की अनुमति दी थी। वही सबसे अच्छा आदमी था। अच्छा रतन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गुरुदेव सबसे अच्छे थे, क्योंकि गुरु ने राजकुमारी द्वारा दिए गए सभी कीमती उपहारों को अस्वीकार कर दिया था और गुरुकुल में सीखी हुई बातों की जांच करने के लिए उन्होंने राजकुमारी की परीक्षा ली थी।
इसीलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, तो बताओ मोहन, तुम्हें क्या लगता है? मेरी राय यह है कि चोर ने चोरी का मौका पाकर भी नैनिका को जाने दिया और पश्चाताप किया। तो मेरे हिसाब से चोर ही सबसे अच्छा था। अच्छा, तो आप सब में से नैनिका को कोई भी सबसे अच्छा नहीं मानता है। उसने तो सारे अच्छे कर्म किए और अपने अच्छे व्यवहार से उसने अपने पति गुरु और चोर को भी सुधार दिया और परिस्थिति को संभाल भी लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप तो यहाँ पर हीरे के चोर के बारे में पता लगाने आए थे, परंतु आप तो हमें कहानी सुनाकर जा रहे हैं। हाँ, आया तो था मैं उसी के लिए, लेकिन फैसला राज दरबार में सुनाया जाएगा। यही कहकर मंत्री जी वहाँ से चले गए। तीनों अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री जी वहाँ पर आए क्यों थे और आखिरकार उन्होंने चोर को किस तरह से पहचान लिया। अगले दिन सुबह मंत्री जी राजा से मिले और कहने लगे, महाराज, मुझे पता चला है कि तीनों में से चोर कौन है। बहुत अच्छे मंत्री जी, बहुत बढ़िया, आपको पता चल गया, तो बताइए कौन है उन तीनों में से चोर? महाराज, सबसे छोटा भाई रोहन ही चोर है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं मंत्री जी? तब मंत्री ने कहा, तब मंत्री ने राजा को उन भाइयों के घर में हुई सारी वह बात बताई और यह भी बताया कि उन्होंने तीनों भाइयों से एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब के आधार पर ही उन्होंने चोरों को निर्धारित किया है। महाराज, जब मैंने उसे सबसे अच्छे व्यक्ति के बारे में पूछा तो बड़ा भाई चेतन ने कहा कि पति ही सबसे अच्छा है और दूसरे भाई रतन ने कहा कि गुरु ही सबसे अच्छा है, लेकिन तीसरा भाई रोहन मुझे लालची लगा क्योंकि उसने चोर को अच्छा बताया। तो मैं समझ गया कि रोहन ही चोर है। रोहन ने ही वह तीसरा हीरा चुराया है, क्योंकि एक चोर ही दूसरे चोर को अच्छा बता सकता है। शाबाश मंत्री जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं आपके उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तीनों भाइयों को तुरंत हमसे मिलने के लिए महल बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर राजा के आदेश के अनुसार तीनों भाई राजा से मिलने के लिए राज दरबार में हाजिर हुए। उन्हें देखकर राजा ने कहा, सारी बातों की जांच परख करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों हीरे चेतन और रतन के हैं, रोहन के नहीं। और यही मेरा अंतिम फैसला है, क्योंकि रोहन पहले से ही अपना हीरा चुरा लिया था, डिब्बे में से निकाल लिया है। फैसला सुनने के बाद रोहन समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वह बिल्कुल भी चुप रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा। उसी ने अपने भाइयों को बिना कुछ बताए उस हीरे की चोरी की थी। रोहन का सिर अब शर्म से झुक गया था। समस्या का हल भी मिल गया था। समस्या का हल मिल जाने की वजह से चेतन और रतन ने राजा का आभार भी प्रकट किया और फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़े। तीनों भाइयों ने फिर कभी चोरी के बारे में कोई चर्चा नहीं की और अपने पिता की संपत्ति को सामान्य रूप में बांट लिया और पिता के व्यवसाय को कई गुना आगे बढ़ाया और साथ साथ रहकर खुशी जीवन बिताने लगे।